जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, मैं आज आप सबको अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 की प्रथम पाली की परीक्षा का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जो कि परीक्षा 28 जनवरी 2019 को संपन्न हुई थी। कब हुई थी? 28 जनवरी 2019 को संपन्न हुई थी। उस दिन का परीक्षा का पेपर सॉल्व कराऊंगा, जो भी सामान्य ज्ञान पोर्शन यानी जीएस पोर्शन का पेपर सॉल्व करेंगे। तो साथियों, आइए इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं प्रैक्टिस पेपर की तरफ। तो क्वेश्चन क्या दिया है साथियों? वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी डैश द्वारा की जाएगी। यानी वर्ष 2022 एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। और विकल्प में क्या दिया है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर, मलेशिया। क्या है विकल्प? ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और मलेशिया। तो साथियों, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा? आंसर बी यानी चीन हो जाएगा, क्योंकि 10 से 25 सितंबर 2022 के मध्य 19वें एशियाई खेल का आयोजन चीन के हांगझोउ में किया जाएगा। कहाँ पे? चीन के हांगझोउ में किया जाएगा। यानी 10 सितंबर से लेकर और 25 सितंबर 2022 के मध्य 19वें एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा चीन में। ठीक साथियों, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अभी 2022 का खेल संपन्न हो चुका है और 2026 का एशियाई खेल फिर से होगा, तो वह किस देश में होगा, यानी कौन सा देश मेजबानी करेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो साथियों, 2026 का मैं बता दे रहा हूं कि कौन मेजबानी करेगा। 2026 का 20वां एशियाई खेल का आयोजन जापान के नागोया में होगा। कहाँ पे होगा? जापान के नागोया में प्रस्तावित है, वहीं पे यह खेल संपन्न होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? तो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है आपका, ये देखते हैं। भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COS का नाम बताएं, जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला। तो चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ का नाम बताना है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को अपना पदभार संभाला था। विकल्प क्या कहता है आपका? जनरल बिपिन रावत। इस नाम से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो परिचित न हो जनरल बिपिन रावत के नाम से। अगला विकल्प देखते हैं क्या है। जनरल शंकर राय चौधरी, जनरल विक्रम सिंह, जनरल विजय कुमार सिंह। क्या है? जनरल विजय कुमार सिंह। तो साथियों, आपने देखा विकल्प क्या क्या दिया है। जनरल विपिन रावत, जनरल शंकर राय चौधरी, जनरल विक्रम सिंह, जनरल विजय कुमार सिंह। तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर एक नंबर विकल्प सही हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत। क्या कौन है? जनरल बिपिन रावत जो है 31 दिसंबर 2016 को चीफ आर्मी स्टाफ यानी जनरल बिपिन रावत जी ने उसका पदभार संभाला, चीफ आर्मी स्टाफ का पद संभाला। इन्होंने दलबीर सिंह सुहाग का स्थान ग्रहण किया। किसका? दलबीर सिंह सुहाग का स्थान ग्रहण किया था। किसका? लिख देता हूं, किसकी जगह पे बने थे ये? दलबीर सिंह सुहाग का पदभार ग्रहण किए थे। दलबीर सिंह का पदभार ग्रहण किया। तो आंसर आपने देखा, एक नंबर क्या हो गया? जनरल बिपिन रावत। कौन? जनरल बिपिन रावत हो गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका? नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसमें देखते हैं साथियों, क्या है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। तो आप लोग जानते हैं कि जो है 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर। क्या होगा? सी आंसर, यानी सिंगापुर में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? सिंगापुर में आयोजित हुआ था। 13 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के मध्य में आसियान शिखर सम्मेलन सिंगापुर के सनटेक
सिंगापुर कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ था। यानी कब हुआ था? 13 नवंबर से 15 नवंबर के मध्य सनटेक सिंगापुर कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ था। और 34वां शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 जून से लेकर 23 जून के मध्य संपन्न हुआ 2019 में। कब हुआ था? 33वां। तो ये आपका हो गया 13 से 15, और फिर 34वां क्या है? 20 जून से लेकर 23 जून के मध्य थाईलैंड में किया गया। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। दिया क्वेश्चन में मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? क्या है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इसमें विकल्प क्या है? यकृत हो गया, तिल्ली हो गया, अग्नाशय, पित्ताशय। क्या है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? और विकल्प क्या दिया है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली, पित्ताशय। तो ये हो गया। तो साथियों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जानते हैं? इसमें आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय। कौन सा होगा? अग्नाशय। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इज राइट आंसर। इसका अग्नाशय हो गया, क्योंकि पाचन तंत्र भोजन में मौजूद जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। क्या है? जो हमारा पाचन तंत्र है, हमारे भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में बदलता है। इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो अग्नाशय से उत्पन्न होता है और यह ग्लूकोज को अवशोषित करता है। क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को अवशोषित करता है और कार्बोहाइड्रेट्स को नियंत्रित करता है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार आंसर बी इज राइट आंसर हो गया इसका। आगे देखते हैं पांचवा आंसर। पांचवा का आंसर क्या होगा इसको देखते हैं। पांचवा विकल्प फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? क्या? जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, यानी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। यहाँ पे कक्षीय के जगह बगल में लिख सकते हैं कमरे, जैसे आप लोगों को समझ में आए। कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहता है। विकल्प देखते हैं क्या? पारा है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, हीलियम। तो साथियों ब्रोमीन जो है एक अधातु है। क्या है? नॉन मेटल है। और जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। क्या? ब्रोमीन एक अधातु है, यानी एक अधातु है और जो भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। जबकि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस ऐसे अधातु हैं जो ठोस अवस्था में तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है? गैस अवस्था में पाए जाते हैं। क्लोरीन भी गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसमें इतना है। तो आगे छठवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो साथियों इसमें विकल्प देखते हैं। विकल्प क्या दिया है? ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका क्या? क्लोरीन हो जाएगा। क्या है होगा आंसर इसका? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। परमाणु त्रिज्या जो है को परमाणु के नाभिक और परमाणु के सबसे बाहरी आवरण के सबसे बीच छोटी दूरी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दिए गए तत्वों को परमाणु त्रिज्या जो है उससे बढ़ते क्रम में रखा जाता है। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में रखा जाता है। तो इस प्रकार सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होगी? क्लोरीन की। किसकी? क्लोरीन की। यानी आंसर बी इज राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज राइट आंसर। आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया है CH3COOH CH2 CH3 डैश का सूत्र है। ये जो सूत्र दिया है किसका सूत्र पूछ रहा है? ये जो फॉर्मूला दिया किस का सूत्र है? तो ब्यूटानोइक अम्ल का, मिथानोइक इथेनॉल का, एथिल इथेनॉल का, प्रोपेनोइक अम्ल का। किसका है? पहला विकल्प ब्यूटानोइक अम्ल, दूसरा विकल्प है मिथाइल इथेनॉल का है, और तीसरा है एथिल इथेनॉल, और चौथा क्या है? प्रोपेनोइक अम्ल। क्या है? चौथा प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जो CH3 लिख देता हूँ एक बार। इसको हम लिख सकते हैं किस रूप में फॉर्म में बना देता हूँ। H हो गया आपका, C हो जाएगा जो भी कार्बन से जुड़ा है, H हो गया इधर, फिर H हो गया और इधर C, फिर O हो जाएगा ऊपर, ये हो गया, फिर
आगे देखते हैं, फिर ओ हो गया, फिर ठीक इसी प्रकार आगे 2 बार बन जाएगा। तो साथियों इसको हम बैक कर देते हैं, क्योंकि पूरा आ नहीं पाया इसलिए मैं पूरा सूत्र नहीं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आपको आंसर बता दे रहा हूँ किसका, एथिल इथेनॉइड का। किसका है, एथिल इथेनॉइड। इसका आंसर सी इज राइट आंसर, विकल्प सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उसके बारे में देखते हैं। तो आज 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों, ये देखते हैं। ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। दिया है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो लिक्विड है, द्रव है, उसका हम डेंसिटी नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो विकल्प क्या है, एनीमोमीटर। किसका है, एनीमोमीटर, बेवोमीटर, एडियोमीटर, टेक्नोमीटर। किसका है, टेक्नोमीटर। तो साथियों जो एनीमोमीटर है, क्या है, एनीमोमीटर, इससे के माध्यम से क्या करते हैं, पृथ्वी पर उस पवन का वेग मापा जाता है, नहीं हवा मापी जाती है, क्या, वायु की तीव्रता नापी जाती है। किसका कह सकते हैं, वायु की तीव्रता नापी जाती है। तो ये हो गया एनोमीटर, माने वायु की तीव्रता नापी जाती है, इसमें आंसर इसका ये होगा। फिर आगे देखते हैं, वेबोमीटर द्वारा मिट्टी के गुणों का मापन किया जाता है। वेबोमीटर से मिट्टी के गुणों का मापन किया जा सकता है कि मिट्टी उपजाऊ है या पथरीली मिट्टी है, बंजर मिट्टी है, तो उसके अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं। फिर ऑडियोमीटर से, यूडियोमीटर के बाद देखते क्या है, जैसे क्या है, गैस मिश्रण में आयतन में परिवर्तन को मापा जाता है। और पिक्नोमीटर से क्या है साथियों, पिक्नोमीटर से आपका आंसर सही हो जाएगा डी, क्योंकि इससे घनत्व मापा जाता है। क्या है, द्रवों का घनत्व पिक्नोमीटर से मापा जाता है, इसीलिए विकल्प इसका डी हो जाएगा। देखिए हमने आप सबको 4 विकल्प दिए, चारों विकल्प पर डिस्कस किया, चारों का आंसर क्या होगा सब कुछ बताया। तो साथियों आप लोगों को देखिए मैं आसानी से समझाने का हूँ, और हमारा यही प्रयास है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन हमें खुशी मिलेगी। तो आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करना चाहते हैं, बस इतना कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, जिससे उनको भी लाभ मिले। और जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कमेंट भी करिएगा, जिससे आप लोगों का कमेंट देखकर हमको मोटिवेशन मिलता है। लाइक करिए वीडियो को, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। विकल्प क्या है आपका, आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्या होगा, लखनऊ, यानी डी इज राइट आंसर। डी फॉर क्या बोल सकते हैं, डी फॉर डॉग। तो आगे देखते हैं, इसका आंसर डी सही है, लखनऊ, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है, और इसकी स्थापना 10 जनवरी 1996 को की गई थी। कब की गई थी, 10 जनवरी 1996 को इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन, माफ कीजिएगा 10वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बरेली, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ। कहाँ कहाँ, बरेली, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ। तो इसमें से विकल्प क्या आंसर सही हो जाएगा आपका, आप लोग वो को मैं बताता हूँ, इसमें प्रयागराज आंसर सही होगा। क्या, प्रयागराज आंसर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय सरोजनी नायडू मार्ग प्रयागराज में स्थित है, वहां पे बना है। इसकी स्थापना वहां पे 7 जून 2019 से यह सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ में स्थानांतरित होगा। इसके पहले कहाँ था, प्रयागराज में था, लेकिन वर्तमान में कहाँ स्थानांतरित हो गया है, लखनऊ में। 7 जून 2019 को सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ में इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया, यानी उत्तराखंड की स्थापना कब हुई। क्या क्वेश्चन, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो इसको हम चर्चा करते हैं। तो विकल्प क्या है, वो उत्तराखंड
किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2000, 1991, 2016, 2011। तो आप लोग सब जानते होंगे कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, जो भी 27वां राज्य के रूप में बना था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से ही कटकर एक राज्य उत्तराखंड बना था। क्या है? उत्तर प्रदेश से ही कटकर एक अलग राज्य उत्तराखंड बना था, जो कि भारत का 27वां राज्य था। जबकि इसी वर्ष 2 और राज्य अस्तित्व में आए थे, जो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ क्या है 26वां राज्य बना था, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य बना था, बिहार से अलग होकर। यानी बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना था, और 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था। और 29वां राज्य 2 जून, 29वां राज्य क्या है? 2 जून, 29वां राज्य 2 जून को 2014 को बना था। कौन सा? तेलंगाना। कौन सा बना था? तेलंगाना। वो भी आंध्र प्रदेश से कटकर बना था। तो आपने देखा, यानी उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। बरसाना होली के डैश के साथ खेली जाती है? बरसाना होली किसके साथ खेली? टमाटर से खेली जाती है, दूध से खेली जाती है, तीसरा विकल्प क्या? पत्थर, चौथा डंडे। तो बरसाना होली किससे खेली जाती है साथियों? बरसाना होली डंडे से खेली जाती है। किससे खेली जाती है? डंडे से खेली जाती है। इसमें ये हो गया, बरसाना होली डंडे से खेली जाती है। विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि बरसाना की लठमार होली फागुन महीने में खेली जाती है, वो भी शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। बरसाना होली कब मनाई जाती है? फागुन महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस दिन माना जाता है नंदगांव के ग्वाल लोग होली खेलने राधा के गांव बरसाना जाते हैं। क्या है? माना जाता है कि नंदगांव के लोग ग्वाल होली खेलने राधा के गांव बरसाना जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बरसाना होली। और ये लठमार होली कही जाती है, इसी को ही लठमार होली कहते हैं। लठी डंडे से खेली जाती है। फिर आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? क्या है? उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध। तो साथियों ये देखिए, आपके जो क्वेश्चन आया है 13 नंबर आपके एग्जाम में, ये यूपी स्पेशल से यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन बना है। एक दिन मैं आप सबका यूपी स्पेशल यानी यूपी के बारे में से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं सबको कवर कर दूंगा। जिस दिन आप लोग बोलेंगे परीक्षा से पहले, इसलिए कवर कराऊंगा 1 हफ्ते पहले, कि आप लोगों को याद रहेगा। अगर आप लोगों को पहले पढ़ना है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, जब कहेंगे तब आपको यूपी स्पेशल पढ़ा दिया जाएगा। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? भारत में कथक नृत्य के शास्त्रांग है। भारत में जो कथक नृत्य के शास्त्रांग कौन है? सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, उदय शंकर, पंडित बिरजू महाराज। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज। कौन होगा? पंडित बिरजू महाराज, यानी विकल्प सी इज राइट आंसर। पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारे देवी आदि जो हैं भारतीय कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं। यानी इसके आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग का चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? ऐसा कौन सा विकल्प जो है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया के चरण में से नहीं है? तो आपका विकल्प क्या? शारीरिक परीक्षण, ये भी होता है, फिजिकल टेस्ट, आयु पात्रता, शैक्षिक योग्यता, भाषा परीक्षण। क्या है विकल्प? क्या है? शारीरिक परीक्षण हो गया आपका, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता और भाषा परीक्षण। तो साथियों इसमें आप जानते हैं कि शारीरिक परीक्षण भी होता है, तो ये विकल्प होगा नहीं। शैक्षिक योग्यता भी होती है क्योंकि एग्जाम आपका होता है, तो ये भी नहीं होगा। आयु पात्रता ये भी होता है क्योंकि ओवर एज जिनका हो गया वो नहीं भर सकते हैं, इसलिए आयु पात्रता भी होगा। फिर भाषा परीक्षण, क्या है? भाषा परीक्षण नहीं होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के चयन में भाषा परीक्षण नहीं होता है। तो इस प्रकार आपका विकल्प क्या है? डी इज राइट आंसर। फिर 16वां देखते हैं। क्या है? एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाव मेघ घाट पर किए जाने वाले दशाव मेघ
यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसे एक पौराणिक कथा कहा जाता है। इसके अनुसार किसी देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसे कौन से देवता हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो विकल्प देखते हैं कौन सा है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, देवी काली। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, क्या है, भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा जी ने वाराणसी के गंगा नदी के किनारे दशाश्वमेध घाट जो है स्थित है, वहां पर उन्होंने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। उस दौरान उन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी। इसके लिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा, बी। क्या होगा, विकल्प बी। इस दशाश्वमेध घाट जो है वहाँ पे गंगा आरती भी होती है और जितने भी बनारस में घाट बने हैं उसमें सर्वाधिक प्राचीन घाट है। और भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को निर्वासन से वापस बुलाने के लिए दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपका। 17वां क्वेश्चन आपका है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या है, बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र। तो आप लोग जानते हैं बहादुरी का सर्वोच्च वीर पुरस्कार क्या है, परमवीर चक्र। कौन सा है, परमवीर चक्र। यानी आंसर इज बी इज राइट आंसर। क्या आंसर, बी राइट आंसर। परमवीर चक्र सेना में मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन बहादुर सैनिकों को प्रदान किया जाता है, यानी दिया जाता है, जो युद्ध काल में वीरता या बहादुरी जैसे साहसिक कार्य किए रहते हैं। अशोक चक्र शांति के समय का सबसे उच्च वीरता का पदक है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। तो ये इसका आंसर आपका बी हो गया, बी इज राइट आंसर। क्योंकि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, परमवीर चक्र है। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है। 18वां क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई। यानी माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई। तो साथियों माई पैसेज फ्रॉम इंडिया देखते हैं विकल्प में क्या है, मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर द्वारा, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल द्वारा, इस्माइल मर्चेंट द्वारा। तो इसका विकल्प क्या आंसर क्या हो जाएगा, इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, इस्माइल मर्चेंट द्वारा यह लिखी गई थी। किसके द्वारा, इस्माइल मर्चेंट द्वारा यह लिखी गई थी। तो इस प्रकार विकल्प डी हो जाएगा। क्या होगा, विकल्प डी राइट आंसर हो गया। क्योंकि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया क्या है, इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई थी। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 22 अप्रैल, 8 मई, 5 जून, 11 जून। इतना आसान क्वेश्चन पूछा है कि उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन साथियों ये क्या है, बहुत पहले यानी 2018 में संपन्न हुए पेपर में ऐसे क्वेश्चन बने थे। लेकिन इस बार 2024 में जो परीक्षा होगी उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग इतना आसान मत मान के जाइएगा, क्योंकि ऐसा बनेगा। आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि टॉपिक यही रहेंगे। इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे तभी होगा। आगे चलते हैं, यानी इसका आंसर क्या हुआ, 5 जून हो गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है। 20वां क्वेश्चन, जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। क्या है, जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। विकल्प क्या है, रोजर बेकन, सर फ्रैंक व्हिटल, जेम्स वाट, लुइस एडसन वाटरमैन। लुइस एडसन वाटरमैन के द्वारा। तो विकल्प क्या कह रहा है आपका, इसमें से विकल्प कौन सा सही होगा, रोजर बेकन, सर फ्रैंक व्हिटल और जेम्स वाट, लुइस एडसन वाटरमैन। तो इसमें से विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही, सर फ्रैंक व्हिटल द्वारा किया गया था। क्योंकि जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल नामक एक ब्रिटिश रॉयल वायुसेना के इंजीनियर ने किया था, जो कि बाद में जर्मनी के हॉन्स ओन ने इसे ऑपरेशन टर्बोजेट इंजन का डिजाइन किया। तो आपने देखा
जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या कहता है आपके। तो 21वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ट्विटर, फेसबुक, बीबो और कोरा। क्या है? कोरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरा। कोरा नहीं है। आगे देखते हैं इसमें से कौन सा सही है, क्योंकि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, वीवो है एक सामाजिक मीडिया यानी सोशल नेटवर्किंग है, एक कंपनी है, बल्कि कोरा इसमें शामिल नहीं है। यह एक मंच है। कोरा एक मंच है जहां एक लोग एकत्रित होते हैं और अपना विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे का मत सुनते हैं और चुनते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर यहाँ पे डी और राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन क्या है। 22वां क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? विकल्प क्या है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो साथियों आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के पास सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? दूसरे पे छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। 8 राज्य जो हैं त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरल, उत्तराखंड, दादर और नागर हवेली, छत्तीसगढ़ और असम में वन क्षेत्र का 33% से 75% के मध्य में ये सब पाए जाते हैं। तो आपने देखा इसका आंसर क्या हुआ? डी, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़। तीनों आप याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिनलैंड की मुद्रा क्या है? फिनलैंड की मुद्रा क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो डॉलर, पाउंड, रियाल, यूरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरो। क्या है? यूरो हो जाएगा इसका आंसर। यानी फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? यूरो। यानी यूरो इज राइट आंसर। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके एग्जाम में, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? क्या कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मेडिसन लाइन, डूरन रेखा। तो साथियों जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पाकिस्तान भी एक अलग राष्ट्र बना था। तो उस समय रेड क्लिफ एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींची थी जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? रेड क्लिफ। कौन होगा? रेड क्लिफ, यानी बी इज राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन दो नए राष्ट्र के रूप में हुआ था 1947 में, पाकिस्तान और भारत में, जो कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्त 1947 को। उसमें उस समय एक अंग्रेज अधिकारी थे सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में ही इन दोनों की सीमा का गठन किया जाता और उन्होंने ही एक रेखा खींची थी उसे जिसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। जो रेखा खींची गई थी 17 अगस्त 1947 को। कब खींची गई थी? 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं 25वां क्या कहता है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, पियोंगयांग किस देश की राजधानी? क्या पियोंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, उत्तर कोरिया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पियोंगयांग किसकी राजधानी है? उत्तर कोरिया। किसकी किसकी? उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। यानी आंसर क्या हो गया? डी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। तो प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी होगी। जबकि मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी कुआला, लिख देता हूँ, कुआला कुआलालंपुर। इधर लेके लिखता हूँ लाल कुआलाल
पुर, कुआलालंपुर हो गया ये मलेशिया की राजधानी। अब मालदीव की राजधानी जानते हैं माले होती क्या है, मालदीव की राजधानी, इसको कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिखे। तो मालदीव की राजधानी माले हो गई। ये आपके पेट की भी परीक्षा में क्वेश्चन आया था। और आगे मंगोलिया की राजधानी क्या हुई, मंगोलिया की राजधानी होगी, इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिखे। मंगोलिया की राजधानी हुई उलन बटोर, उलन बटोर इसकी राजधानी मंगोलिया की होगी, उलन बटोर। तो आपने देखा चारों विकल्प की राजधानी हमने बता दिया किस देश की कौन सी राजधानी है। तो प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी होगी, मालदीव की माले, मलेशिया की कुलालामपुर और मंगोलिया की उलन बटोर। तो आपने देखा 25वां क्वेश्चन। और 26वां देखते हैं आगे। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना, अटलांटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अटलांटा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है। क्या है, अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है, और बल्कि न्यूयॉर्क, मिनेसोटा और लुइजियाना संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य हैं, जबकि अटलांटा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य जॉर्जिया की राजधानी, किसकी, जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन। क्या है 27वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपका, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो इसमें विकल्प क्या है, तमिल, मध्य, बंगाली, हिंदी। तो लक्षद्वीप के लोग मलयालम के बाद में क्या बोलते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सी भाषा, मध्य, क्या मध्य हो जाएगा, इसका बी इज राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ, बी इसका मध्य हो गया, क्योंकि लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा सबसे ज़्यादा बोलते हैं, उसके बाद में यहाँ दूसरी भाषा बोली जाने वाली क्या है, मध्य। फिर आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। क्या, जो तीसरे छत्रपति थे। तो इसका आंसर क्या होगा, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो इसका हो जाएगा राजा राम, संभाजी, साहू, बाजीराव। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा राजा राम। क्या होगा, राजा राम, यानी विकल्प ये इज राइट आंसर हो गया। शिवाजी महाराज जो कि उस समय 1680 के आसपास के शासक थे, उनके दो पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम था संभाजी महाराज और का जन्म साईबाई से हुआ था, छोटे पुत्र राजा राम का जन्म सोयराबाई से हुआ था। क्या, बड़े पुत्र का जन्म जो है उनकी माताजी का नाम क्या था, साईबाई, और छोटे पुत्र राजा राम जी के माताजी का नाम सोयराबाई से वो थे। राजा राम जो थे तीसरे छत्रपति थे, इनका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, इनका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था जन्म, और इनका मृत्यु कब हुई थी, 1700, यानी 30 साल की उम्र इनकी टोटल रही, 30 साल ही ये जिंदा थे, और ये तीसरे छत्रपति थे। आगे देखते हैं 29वां क्वेश्चन। क्या है 29वां क्वेश्चन, कौन सा 29वां क्वेश्चन, क्या कहता है, ओडिशा, क्या, ओडिशा डैश ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। क्या, डैश ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीनतम लोक नृत्य है। कौन सी है लेकिन प्राचीनतम, पुलिकली, राउत नाच, डालुकनीता, घुमरा। तो हमने एक नृत्य का वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाइएगा, वीडियो आपको दिखेगा, क्योंकि हमने एसएससी जीडी के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आते थे, सभी पूरे भारत के नृत्य को वीडियो बना के एक वीडियो में आप लोगों को दे दिया कंटेंट, जिससे आप लोगों को भटकना ना पड़े, एक ही वीडियो में पढ़ सकें। तो साथियों क्या है घुमरा, क्या है घुमरा, घुमरा जो है कहाँ का नृत्य है, ओडिशा से नृत्य है। क्या, घुमरा जो नृत्य ओडिशा से प्रारंभिक होने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य
मार्शल आर्ट से प्रेरित है। किससे? मार्शल आर्ट से प्रेरित है। फिर आगे अगला क्वेश्चन क्या है? 30वां। क्या अगला थी क्वेश्चन? 30वां, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह डैश तक किया कर दिया गया है। तो ये देखिए क्या है? करंट का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है? करंट का क्वेश्चन है। तो करंट का क्वेश्चन भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये 30वां क्वेश्चन विकल्प देखते हैं। 1.5 लाख रुपए महीना, 15 लाख रुपए महीने, 50 लाख, 5 लाख। तो आप लोग जानते हैं ये काफ़ी चर्चा में रहा है क्वेश्चन। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रपति का जो सैलरी है वेतन बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। कितना? 5 लाख रुपए कर दिया गया। और राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया। कितना? राष्ट्रपति का 5 लाख कर दिया गया और उपराष्ट्रपति का 4.5 लाख। कितना? 4 लाख। ओनली 4 लाख उपराष्ट्रपति का हो गया था। और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख कर दिया गया था। कितना किया गया? यानी राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए पर मंथ है इस समय, और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए पर मंथ है, और राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति मंथ है। आगे देखते हैं 31वां क्वेश्चन। क्या है 31वां क्वेश्चन? भारत अपने नारियल वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। किसके बाद स्थान पर तीसरे हैं? नारियल के उत्पादन में। नारियल के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तीसरा है। क्या है? तीसरा है। जबकि फिलीपींस और इंडोनेशिया क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर बने हैं। क्या है? फिलीपींस और इंडोनेशिया। क्या है? फिलीपींस और इंडोनेशिया। विकल्प में आपके इंडोनेशिया दिया ही है क्वेश्चन में ही, और विकल्प में फिलीपींस दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस। यानी डी ये विकल्प क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या होगा? डी विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका कलर चेंज करके एक बार फिर से बता देता हूँ। फिलीपींस इसका राइट आंसर। यानी पहले नंबर पर फिलीपींस हो गया, दूसरे पे इंडोनेशिया, तीसरे पे आपका अपना भारत देश जो है नारियल उत्पादन में है। आगे देखते हैं 32वां क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। इसके बारे में 32वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है ये देखते हैं। 32 क्वेश्चन कह रहा है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 10 महिलाएं शामिल थीं। यानी कितनी महिलाएं शामिल थी? जो हमारा संविधान 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने दस्तखत किए थे, यानी साइन बनाया था, हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जो हाथों द्वारा लिखा गया था। उसमें कितनी महिलाएं थी जो साइन की थी, अपना हस्ताक्षर की थी? तो इसमें से साथियों विकल्प क्या है? 30 महिलाएं शामिल थी। 30 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। 20 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। 25 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। तो साथियों विकल्प में आपके 4 विकल्प दिए हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 15 महिलाओं ने उस समय हस्ताक्षर किए। कितने? 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। कौन कौन थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों में से ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी। उनके नाम बताता हूँ आपका। पहले कौन थी? एक नंबर पे अम्मू स्वामीनाथन और दक्षायनी वेलाधुवन, बेगम एजाज रसूल और दुर्गाबाई चौथे नंबर पर थी। 5वें पे हंसा जीवराज मेहता थी। 6वें पे कमला चौधरी। 7वां लीला राय। 8वां मालती चौधरी। 9वां पूर्णिमा बनर्जी। 10वां राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। 11वां रेणुका क्या थी? रेणुका थी। और 12वां सरोजिनी नायडू। 13वां सुचेता कृपलानी। 14 नंबर पर विजय लक्ष्मी पंडित थे। 15 एनी मस्क्रेने। तो जिसमें ये 15 नाम इन 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों में ये 15 महिलाएं सम्मिलित थीं, जिसमें से आप लोग सरोजिनी नायडू के बारे में भी अच्छे से जानते हैं, सुचेता कृपलानी की, विजय लक्ष्मी पंडित, इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। बाकी सभी 15 महिलाओं के बारे में भी जानते हैं, लेकिन उतना परिचित नहीं होंगे जितना इन 3 महिलाओं से परिचित हैं। तो आपने देखा इसका आंसर सी हो गया 15। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन। क्या है? 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? काकोरी रेल गाड़ी लूटपाट की कल्पना
राम प्रसाद बिस्मिल और डैश किसने की थी? यानी जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट, अब इसका नाम बदल दिया गया है। इससे करंट से क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको काकोरी रेल एक्शन क्या कहते हैं, इसका नाम बदल दिया गया, आप लोग ध्यान करके जाइएगा, इसका आंसर बदला है क्योंकि करंट में नाम परिवर्तन बहुत हुए हैं, उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश किसने की थी? खुदीराम बोस। विकल्प है शिवराज गुरु, अशफाक उल्ला खां, यतीन्द्रनाथ दास की। तो किसने की थी? यशफाक उल्ला खान ने। किसने की थी? अशफाक उल्ला खान, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट क्या थी? काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट क्या थी? 9 अगस्त 1925 है, 9 अगस्त 1925 को, कब? 1925 को एट शटडाउन ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। लखनऊ जिले के पास में एक काकोरी स्टेशन पड़ता है, उसी के पास में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने लूट लिया, यानी HRA के सदस्यों ने लूट लिया। इसकी कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने की थी, इन्होंने ही इसका प्लान बनाया था। तो आपने देखा इसका आंसर क्या हुआ? सी, अशफाक उल्ला खां हो गया। फिर 34 नंबर देखते हैं। बगरू क्या है? बगरू डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। क्या? बगरू डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, केरल, असम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि बगरू राजस्थान में जयपुर से लगभग 32 किलोमीटर पश्चिम साइड में स्थित है। यहाँ पे हाथ की छपाई के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। क्या? बगरू हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। बगरू की हाथ से की जाने में छपाई का इतिहास जो है 1000 से भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि बगरू नामक स्थान के ब्लॉक प्रिंटिंग प्राकृतिक रंग के साथ ब्लॉक प्रिंटिंग पारंपरिक तकनीकों में से एक है, जिसका श्रेय जो है राजस्थान के छिपा समुदाय को जाता है। किस समुदाय को? छिपा समुदाय को दिया जाता है इसका श्रेय, जो कि हाथ से पेंटिंग बनाते हैं, नेचुरल वो भी। तो आपने देखा इसका आंसर बी हो गया, और छिपा समुदाय द्वारा बनाया जाता है। फिर 35वां देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात डैश प्रतिशत है? 5%, 6%, 4%, 7%। क्या है? 5%, 6%, 4%, 7%। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा 4%। क्या है? 4% आंसर हो जाएगा, क्योंकि बैंकिंग नियमों में हर बैंक को अपनी कुल नकद आरक्षित के एक निश्चित हिस्सा दिया जाता है, जिसे नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं, जो कि नवंबर 2018 में इसका आरक्षित अनुपात कितना कर दिया गया था? 4%। कितना किया गया था? 4%। ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोग करंट जरूर पढ़िएगा। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश द्वारा बनाया गया था। क्या? हवा महल 1799 ईस्वी में बनाया गया था। वो भी कौन से महाराजा द्वारा बनाया गया था? तो पृथ्वीराज चौहान, सवाई प्रताप सिंह, राय बुलर भट्टी, रानी पद्मिनी। किसके द्वारा? तो सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल 1799 में बनाया गया था। किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह जी द्वारा ये बनाया गया था 1799 ईस्वी में। हवा महल क्या है? लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसका निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में करवाया था। कहाँ पे? जयपुर में कराया था। ये 5 मंजिला इमारत की डिजाइन वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने की थी। किसने? वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने की थी। लिख देता हूँ, वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने की थी। चंद उस्ताद ने की थी। तो इसका आपने देखा सवाई प्रताप सिंह हो गया। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और बचेगा। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, हमने आपके जीएस में आए हुए सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया जो आपकी परीक्षा में आए थे, और 38 क्वेश्चन आपके जीएस में आते हैं। 38 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। अगले वीडियो में आपको हिंदी का प्रैक्टिस कराऊंगा, या आप अन्य टॉपिक का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे जीएस में तो हो ही गया, हिंदी में बोल ही रहा हूँ, आगे मैथ या रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप भी बताइएगा, उसका भी
प्रैक्टिस कराया जाएगा। आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और मैं आपके हेल्प के लिए तैयार हूँ। तो क्वेश्चन क्या साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है और ये 2018 का करंट का भी क्वेश्चन था। क्या है? करंट का भी क्वेश्चन था। दो विकल्प क्या है? स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील, मैक्सिको। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, यानी आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं 38वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है। 38वां क्वेश्चन कह रहा है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और डैश के बीच खेला गया एक T20 मैच था। उद्घाटन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके किसके बीच में खेला गया था? इकाना स्टेडियम में। तो साथियों विकल्प क्या है? वेस्ट इंडीज के साथ खेला गया, श्रीलंका के, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो उद्घाटन के बाद किसके साथ खेला गया था साथियों? वेस्ट इंडीज के साथ। किसके साथ? वेस्ट इंडीज के साथ खेला गया था, क्योंकि उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 6 नवंबर 2018 को। कब हुआ था? 6 नवंबर 2018 को पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ था, वो भी वेस्ट इंडीज और इंडिया के मध्य खेला गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम कर दिया गया। इसका नाम भी बदल दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम कर दिया गया इसका नाम। तो साथियों आपने देखा हमारे चैनल पर जीएस पोर्शन के 38 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया। आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका ये पेपर जो मैंने सॉल्व कराया परीक्षा 28 जनवरी 2019 को संपन्न हुई थी, वह पेपर है। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।